स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। आज हम जो चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, इसका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कवर कर लिया था हमने, उसके 2 पॉइंट सिर्फ, जिसमें हमने ओपन अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा था और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा था। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है? जिसमें जो लोग विलिंग टू वर्क हैं, एबल टू वर्क हैं, पर उन्हें फुल टाइम जॉब नहीं मिलती एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली मेंबर्स, उसको हम बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है? जब किसी की जॉब चली जाए ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जैसे किसी वर्कर को ओल्ड टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है और उसकी जॉब चली जाए इस वजह से ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का एक और कारण है, अगर प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो गई, यानी कि जिस तरह का प्रोडक्ट डिमांडेड था अब दूसरे तरह का प्रोडक्ट मार्केट डिमांड में आ रहा है, उस डिमांड में चेंज आने की वजह से कुछ यूनिट्स शट डाउन हो जाती हैं और यूनिट्स शट डाउन होने की वजह से लोगों की जॉब चली जाती है, उसको भी हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हमने पढ़ना है अगला अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझना, जब वर्कर्स को जॉब तो मिले बट पार्ट टाइम जॉब मिले तो उसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड जो वर्कर है उसमें लिखा है कि अगर किसी वर्कर को वीकली 28 आवर्स से कम जॉब मिल रही है, वीकली 28 आवर्स से कम जॉब मिल रही है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयड। और अगर किसी को 29 आवर्स से लेके 42 आवर्स तक जॉब मिल रही है, कितने आवर्स से लेके 29 टू 42 आवर्स, तो हम उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयड। कौन सा अंडर एम्प्लॉयड? लिखा है नोट्स में, किसी के नोट्स में विजिबल है या सब में डिलीटेड हो गया नीचे से एक लाइन? हाँ जी, क्या लिखा है उसमें? विजिबल नहीं बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या लिखा है देखो, वो एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉय है और वो बेटा डिलीटेड है लाइन आपके अभी पकड़ो। यस, इधर बेटा अगर 29 आवर्स से 42 आवर्स तक किसी को जॉब मिले तो उसको हम अंडर एम्प्लॉयड बोलते हैं, बट वो एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयड नहीं होता। एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयड कब होगा? जब उसको कितने आवर्स की जॉब मिलेगी? 28 आवर्स अ वीक। अगर 28 आवर्स से 42 आवर्स मिलती है तो उसको हम अंडर एम्प्लॉयड तो बोलेंगे बट एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयड नहीं होगा। क्लियर? अब वो कह रहे हैं अंडर एम्प्लॉयड 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक विजिबल और एक इनविजिबल। विजिबल अंडर एम्प्लॉयड कौन से होंगे बेटा? ध्यान से समझेंगे, वो वर्कर जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, मतलब जिनको फुल डे जॉब नहीं मिल रही। तो आप देखें वो सुबह गए मान लो 10 बजे जॉब पे और 1 या 1:30 बजे या 2 बजे तक वापसी आ गए, तो दुनिया को दिखेंगे कि वो पूरी तरह से एम्प्लॉयड नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं विजिबल अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इन दिस केस पीपल वर्क लेस देन द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क इन अ डे। जो स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं उससे कम काम कर रहे हैं। स्टैंडर्ड आवर्स आर 8 आवर्स। दिन में 8 घंटे अगर कोई काम नहीं कर रहा तो हम उसको क्या बोलते हैं? विजिबल अंडर एम्प्लॉयड। इफ अ पर्सन फाइंड्स अ जॉब फॉर 4 hours a day, then he will be a visible underemployed. क्लियर हो गई बात? दूसरे होते हैं इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयड। ये कौन से होते हैं बेटा? ध्यान से समझना, वो वर्कर जिन्हें फुल डे जॉब मिल रही है पर उनकी जो सैलरी है उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से बहुत कम है। पूरा दिन काम कर रहे हैं, सुबह 10 से लेके शाम को 7 बजे तक, पर उनको जॉब मिल रही है, जो पेमेंट मिल रही है दैट इज 3000 और 4000 रुपीज, और जबकि वो ग्रेजुएटेड या पोस्ट ग्रेजुएटेड पर्सन है। क्यों? क्योंकि उसे पीएन की जॉब मिली और कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, तो लोगों को तो लगेगा ये जॉब कर रहा है क्योंकि वो सुबह जाके शाम को वापसी आ रहा है, फुल डे जॉब कर रहा है, बट उसे पेमेंट बहुत कम मिल रही है, तो उसे हम बोलते हैं इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयड। देखो क्या लिखते हैं, इन दिस केस पीपल वर्क फुल टाइम बट देयर इनकम इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू देयर एबिलिटीज। कह रहे हैं उन्हें
फुल टाइम जॉब तो मिली है पर उनकी जो पेमेंट है वो उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल MA डिग्री होल्डर वर्क एज अ पियोन, देन इट विल बी ट्रीटेड एज इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयड। तो वो इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयड है क्योंकि लोगों को दिखेगा नहीं, लोगों को लगेगा कि वो पूरा दिन जॉब कर रहा है। अब सैलरी की बात तो आदों को पता ही नहीं होती ना कितनी मिल रही है, तो ही विल बी ट्रीटेड एज इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयड। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से समझेंगे। अगर कोई वर्कर एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ज्वाइन कर रहा है, तो एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ज्वाइन करने के बीच में जो टाइम गैप होगा, द टाइम गैप विल बी ट्रीटेड एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़ते हैं क्या लिखा है। व्हेन अ लेबर विश टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, बट इन द प्रोसेस ऑफ चेंज it remain unemployed for some time, it is called frictional unemployment। तो उसको हम क्या बोलते हैं, frictional unemployment। नेक्स्ट साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा ध्यान से समझना, हमारी जो बिजनेस साइकिल्स होती है, इकोनॉमिक साइकिल सॉरी, हमारी इकोनॉमी ऐसे चलती है, दिस इज बूम, ठीक है, दिस इज रिसेशन and this is depression, this is recovery, फिर से बूम आएगा और यही चलती रहती है हमारी इकोनॉमी की साइकिल। तो बेटा जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, जब हमारी इकोनॉमी बूम पे है, यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा है, सेल्स ज्यादा है, तो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगी, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। पर इकोनॉमी अगर रिसेशन के फेज में आ गई, यहाँ पे हमारी इकोनॉमी क्रंच हो रही है, यानी कि डूब रही है, तो जब ऐसी फेज आएगा तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा क्योंकि प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। और जब डिप्रेशन हो जाएगा, यानी कि इकोनॉमी डूब जाएगी, तब प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रोडक्शन शायद बंद ही हो जाए, जिससे बिजनेस बंद होंगे और लोगों को नौकरियों से निकाला जाएगा। यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। बट जब रिकवरी आती है, यानी कि इकोनॉमी इज गोइंग बैक टू ट्रैक, वो वापसी ट्रैक पे जा रही है, तो जब वो ट्रैक पे जाती है तो प्रोडक्शन बढ़ती है, जिससे लोगों को जॉब मिलती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। क्लियर हो गई बात। ये पूरे पैराग्राफ में इन चार बातों के लिए बताया। पढ़ते हैं क्या लिखा है। इट अकर्स ड्यू टू साइक्लिक फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी। कह रहे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आता है, ड्यू टू साइक्लिक फ्लक्चुएशंस इन द फेस ऑफ बूम, recession, depression and recovery are the characteristics of the market economy। हमारी मार्केट की इकोनॉमी के ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बूम इज रिलेटेड टू हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कह रहे बूम क्या है, जब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हाई लेवल पे चल रही है, एंड देयर बाय हाई डिग्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो सबको जॉब मिल जाती है। Recession is the phase where economy is crunched and thereby production activity slows down and there is less in the production in the employment opportunity। तो लोगों को employment कम मिलता है। Clear? Next डिप्रेशन। देखो इन्होंने ये बता दिया बूम, रिसेशन। अब बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन इज द फेज व्हेन एग्रीगेट डिमांड डिक्लाइंस एंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट रीचेस द मिनिमम लेवल। आप प्रोडक्शन कम करते हैं और आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो कौन से लेवल पे आ जाती है, अपने मिनिमम लेवल पे, यानी कि बिल्कुल जो जरूरी एक दो वर्कर होते हैं वो रखे जाते हैं, बाकी सब निकाल दिए जाते हैं। लास्ट इज रिकवरी। रिकवरी आर phase when economy activity starts picking up, thereby aggregate demand increases and result in increase in employment opportunity। कह रहे हैं फिर से रिकवरी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होनी शुरू हो जाती है क्योंकि लोगों को जॉब मिलनी स्टार्ट हो जाती है। कोई प्रॉब्लम बेटा? तो हमने अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ी, रूरल और अर्बन एरियाज की कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट 5 तरह की है। सबसे पहले हमने पढ़ी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट 2 तरह की है, विजिबल और इनविजिबल, फिर फ्रिक्शनल, और अभी हमने लास्ट पढ़ी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण क्या है, क्या रीजन है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है। सबसे पहला रीजन लिखा है
स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी रेट जो है वो बहुत कम है, यानी कि जिस स्पीड से हमारे देश की ग्रोथ होनी चाहिए उस स्पीड से नहीं हो रही। इसका मतलब ग्रोथ तो हो रही है फिर, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ तो है बट रेट ऑफ ग्रोथ इज लेस। अब बताओ कोई चीज अगर लेस है तो वो लेस किस चीज की होगी, किसी चीज के कंपैरिजन में लेस होगी ना। समझ रहे हो बात को? यहां पे लेस है किसके कंपैरिजन में, इसने अभी बताया जैसे पॉपुलेशन, कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है उतनी ही ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं बढ़ती। पॉपुलेशन बढ़ गई तो ग्रोथ उतनी हुई नहीं, तो क्या होता है, लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। भाई जितने ज्यादा जनरेशन और बढ़ी उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी तो बढ़नी चाहिए थी, पर उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ती, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो पहले 2 पॉइंट ये लिखा है। पहला पढ़ते हैं स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड एंड इट्स ग्रोथ रेट इज वेरी स्लो। कह रहे हमारी इकोनॉमी अंडर डेवलप है और इसकी ग्रोथ रेट बहुत स्लो है, ड्यू टू विच इट फेल्स टू जनरेट इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द राइजिंग लेबर फोर्स। कह रहे इस वजह से जितनी राइजिंग लेबर फोर्स है हम सबके लिए जॉब जनरेट नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 2, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हमारे देश की पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेजी से चल रहा है। देखो क्या लिखते हैं, कांस्टेंट राइज इन पॉपुलेशन इज बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। कह रहे इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन में जो राइज है ना वो कांस्टेंट है, बढ़ता ही जा रहा है। इट इज वन ऑफ द मेन फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। कह रहे अनएम्प्लॉयमेंट का मेन फैक्टर ये रैपिड ग्रोथ ही है। डिस्पाइट ऑफ 12 5-year प्लान्स अनएम्प्लॉयमेंट इज स्टिल देयर। कह रहे हमने 12 5-year प्लान लगा लिए पर हम अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं कर पा रहे बिकॉज पॉपुलेशन बहुत रेट से बढ़ रही है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर अ सीजनल ऑक्यूपेशन। कह रहे अनएम्प्लॉयमेंट का एक कारण ये भी है कि हमारे देश की काफी सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर बेस्ड है। आप देखते हैं हमारा प्राइमरी सोर्स इंडिया का क्या है, एग्रीकल्चर। ज्यादातर लोग उस पर डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर जो है ना वो सीजनल ऑक्यूपेशन है, यानी कि किसी का अगर एग्रीकल्चर का काम है तो साल में 3-4 महीने तो वो खाली रहने ही वाला है जब उसकी खेती नहीं होगी। किसी की सर्दियों में होती है, किसी चीज की गर्मियों में होती है। तो हर एक फार्मर को ड्यूरिंग सम ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर ही हैज टू बी अनएम्प्लॉयड, तो जिस वजह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। देखो क्या लिखते हैं, एग्रीकल्चर इन इंडिया ऑफर सीजनल एम्प्लॉयमेंट ओनली। कैसा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ सीजनल। नो डाउट इट इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द कंट्री। कह रहे हैं इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि हमारे देश का ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, बट इट्स सीजनल कैरेक्टर डज नॉट प्रोवाइड स्टेबल जॉब टू द फार्मर थ्रू आउट द ईयर। कह रहे लेकिन जो इसका सीजनल कैरेक्टर है ना ये फार्मर को पूरे साल में रेगुलर जॉब नहीं देता। फार्मर्स रिमेन्स आइडल फॉर 3 to 4 months in a year। कह रहे हर साल उन्हें 3 से 4 महीने खाली रहना ही पड़ता है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और जब फार्मर खाली होता है तो वो क्या करता है, वो शहरों की तरफ भागता है कि यार जो दिहाड़ी मजदूरी मिल जाए हम काम करके कमा लेंगे। तो यही 3 कारण अभी हमने पढ़े अनएम्प्लॉयमेंट के। पहला स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा रैपिड राइज इन पॉपुलेशन, तीसरा एग्रीकल्चर अ सीजनल ऑक्यूपेशन। पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, मैंने आपको पहले भी बताया इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई के लिए जो पानी चाहिए। हमारे देश में किसानों के पास आज भी प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आज भी सिर्फ 45% लैंड पे वाटर सप्लाई या इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी कि 55% लैंड्स पे अभी भी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, जिस वजह से फार्मर्स ज्यादा काम नहीं कर पाते एंड दे रिमेन अनएम्प्लॉयड। देखो क्या लिखते हैं, डिस्पाइट 12 5-year plans irrigation facility have covered only 45% of the total agriculture area. Because of this monocropping यानी single cropping is compulsion, hence employment is limited। कह रहे अगर इरिगेशन मिल जाए ना लोग किसानों को, वाटर सप्लाई मिल जाए तो वो मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं कि 6 महीने एक क्रॉप लगा दी, दूसरे 6 महीने दूसरी क्रॉप पे काम कर लिया। पर वाटर सप्लाई इतना नहीं है तो वो मोनोक्रॉपिंग यानी सिंगल क्रॉपिंग ही कर पाते हैं पूरे साल में, कि उस 6 महीने में ही क्रॉप अच्छे से कर ले वही बहुत है।
क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, एक और अनएम्प्लॉयमेंट का कारण हमारे देश में, दैट इज जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम भी एक कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। पढ़ते हैं क्या? इट प्रमोट्स डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में जो फैमिलीज हैं दे आर जॉइंट फैमिली, तो कहते हैं कि भाई काम और कोई है नहीं, जितने भी मेंबर है आ जाओ इसी पे काम करेंगे, और इससे क्या जनरेट होता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जितने वर्कर की जरूरत है उससे ज्यादा लोग वो काम कर रहे हैं। In joint family, there is a high tendency to survive on joint income without work. कह रहे हैं उसमें ना टेंडेंसी बन जाती है कि हम सरवाइव कैसे करेंगे? जॉइंट इनकम पे बिना कोई मेहनत करे, कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन जो फैमिली इनकम आ रही है उसी से अपना गुजारा कर लेंगे। दिस सिस्टम इज मोर कॉमन इन रूरल एरियाज ड्यू टू विच डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई। जिस वजह से डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है हमारे देश में। समझ आ गई बात? 5 रीजन समझ आ गए बेटा? पॉइंट नंबर 6 इज डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री। बेटा ध्यान से समझना, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है आजकल वो खत्म होती जा रही है। क्यों खत्म होती जा रही है? क्योंकि हम हैंडमेड प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे, मशीन मेड प्रोडक्ट चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रोडक्ट चाहिए, ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है? स्मॉल इंडस्ट्रीज खत्म हो रही हैं। और अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज खत्म हो रही हैं और पूरी तरह से खत्म हो गई तो आप सोचो कितने लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। जो लोग उन फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे वो भी अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। यही एक रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का। देखो क्या लिखते हैं, डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सिंस इंडिपेंडेंस हैव एरोडेड द पोटेंशियल ऑफ self-employment in the emergence of large scale एक वर्ड वहां पे मिसिंग है, ओके, in rural areas। सेकेंड लाइन लास्ट वर्ड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, वहां पे मिसिंग है वर्ड, आप लिख लें। चलो बेटा पढ़ते हैं एक बार इस सेंटेंस को दोबारा से। क्या लिखा है? डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सिंस इंडिपेंडेंस हैव एरोडेड। उसने खत्म कर दिया, क्योंकि वो खत्म, इंडस्ट्री खत्म हो रही है तो क्या खत्म हो रहा है? एरोडेड द पोटेंशियल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में लोगों को जो काम मिल रहा था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज खत्म हो रही है। इमर्जेंस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज have failed to meet the employment opportunities that are provided by small and cottage industry। कह रहे जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट दे पा रही थी उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो तो मशीन बेस्ड है ना, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं, तो वो इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं कर पा रहे। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखो क्या लिखा है, देयर इज स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल एंड अनऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ इवन दैट स्केर्स कैपिटल ड्यू टू विच अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन राइज एंड बल्क ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दैट हैव फेल्ड टू मीट द एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ध्यान से समझते हैं। इसका मतलब यह है कि देखो बेटा, हर देश के पास कैपिटल्स की स्केर्सिटी है। कैपिटल मींस पैसे की या मशीनों की स्केर्सिटी है हर देश के पास। कह रहे फिर भी हमने अपने देश का जो कमी वाली रिसोर्स है उसको कहां लगा दिया? लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, जो कि आज तक हर लोगों को जॉब नहीं दिलवा पा रही। देखो हमारे पास एक चीज शॉर्टेज में है, हम शॉर्टेज वाली चीज को कैसे यूज करना चाहते हैं? बेस्ट पॉसिबल मैनर में। हमारे पास शॉर्टेज किस चीज की है? कैपिटल की। और हम कैपिटल कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही, जो हमारे देश की प्रॉब्लम है। समझ लो बात को? तो यही लिखा है, दोबारा से पढ़ो। देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल एंड अनऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ दैट स्केर्स कैपिटल। कह रहे हैं पहले तो वो स्केर्स हैं और दूसरा हम उसका अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे, ड्यू टू विच अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन राइज, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है।
बल्क ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कह रहे ज्यादातर पैसा हम कहां पे लगा रहे हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में लगा रहे हैं, विच हैज फेल्ड टू मीट द डिमांड ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो आप एक्चुअल डिमांड ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो पूरा नहीं कर पा रहे। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया सबको ये पॉइंट। लास्ट पॉइंट इसका क्या है, लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर्स। सिर्फ हेडिंग है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, हम पढ़ते हैं एक बार, समझते हैं बेटा इसको। 8 हेडिंग क्या है, लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर, बेटा सिर्फ समझ ले आप, वहां पे लिखा नहीं है, हेडिंग है सिर्फ। लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि हमारे देश में जो लेबर है वो मूव नहीं कर रही एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, तो इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। कैसे कि एक जगह पे जॉब है पर वहां वर्कर नहीं है, और जहां पे वर्कर है वहां पे जॉब नहीं है, तो कुछ लेबर मूव करती हैं अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज में, रूरल से अर्बन एरियाज में, सॉरी, गांव से शहरी इलाकों में आते हैं जॉब के लिए, पर जो लोग माइग्रेट नहीं कर रहे, वो जॉब नहीं मिल रही उन्हें, तो वो भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है। तो यही लिखा है 8 पॉइंट, लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर मूव करने को रेडी नहीं है। क्लियर हो गई बात, इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन नहीं है, वैसे समझा दिया। इस टॉपिक को हम आज यहीं पे एंड अप करेंगे, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।